सदियों पहले की बात है, जब दुनिया अभी भी रहस्यों और जादू से भरी हुई थी। उस समय के गांव छोटे छोटे होते थे, जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे, और रातें इतनी गहरी होती थीं कि तारे भी डर कर छुप जाते थे। ऐसा ही एक गांव था, हरे भरे खेतों के बीच बसा, जहां ऊंचे देवदार के पेड़ आसमान को छूते थे और एक छोटी नदी चांदी की तरह चमकती हुई बहती थी। गांव का नाम था नंदगांव। नंदगांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसमें रहता था बूढ़ा कुम्हार हरिराम। उम्र ने उसके हाथों को कांपने पर मजबूर कर दिया था। कमर झुक चुकी थी, आंखें धुंधली पड़ गई थी, लेकिन चाक पर मिट्टी को आकार देने की कला अभी भी उसके अंदर जिंदा थी। हर सुबह वो अपने छोटे से आंगन में बैठता, चाक चलाता, मटके घड़े दिए बनाता और बाजार में बेचकर जैसे तैसे घर चलाता। उसकी पहली बीवी कई साल पहले चल बसी थी। उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी, एक विधवा औरत से, जिसका नाम था रुकमा। रुकमा अच्छी थी, घर संभालती थी, लेकिन हरिराम का दिल हमेशा अपने इकलौते बेटे पर अटका रहता था, साइमन पर। साइमन को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो इस साधारण गांव का नहीं लगता। उसकी उम्र अभी 20 के आसपास थी। लंबा कद, चौड़े कंधे, गेहुआ रंग जो सूरज की रोशनी में सुनहरा हो जाता था, घने काले बाल जो कंधों तक लहराते थे, और आंखें, ऐसी आंखें जिनमें समंदर की गहराई और जंगली आग दोनों एक साथ नजर आती थीं। गांव की लड़कियां उसकी एक झलक पाने को तरसती थीं। जब वो नदी किनारे पत्थर उछालता या गलियों में दोस्तों के साथ हंसता बोलता घूमता, तो दूर से ही लोग रुक कर देखते। गांव के बुजुर्ग कहते, ये लड़का किसी राजकुमार जैसा है, लेकिन अफसोस कि दिल में राज नहीं, सिर्फ सुस्ती भरी है। साइमन का दिमाग तेज था। गांव के बच्चे जब गिनती सीखते, साइमन पहले ही जोड़ घटाव कर लेता। अगर कोई कहानी सुनाता, वो उसे तुरंत याद कर लेता और बेहतर बनाकर दोहराता। लेकिन काम का नाम सुनते ही उसका मुंह लटक जाता। सुबह देर से उठता, नाश्ता करता, फिर दोस्तों के साथ निकल पड़ता। दिन भर या तो नदी किनारे बैठा सपने देखता या गांव की गलियों में घूमता। शाम को घर लौटता तो जेब खाली होती। हरिराम से पैसे मांगता, और अगर न मिलते तो मुंह फुलाकर बैठ जाता। हरिराम ने न जाने कितनी बार समझाया, कभी प्यार से, बेटा मेरे साथ चाक पर बैठो, ये कला सीख लो, जीवन भर काम आएगी। कभी डांट कर, कितने दिन यूं ही आवारा घूमते रहोगे। कभी मार कर भी। लेकिन साइमन पर कोई असर नहीं, वो हंसकर टाल देता। अब्बा चिंता मत करो, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि तुम्हें सोने के बर्तन में खाना खिलाऊंगा। तुम आराम करोगे और मैं सारी दुनिया घूमूंगा। गांव वाले ताने मारते। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग कहते, हरिराम का लड़का तो राजकुमार बनने चला है, लेकिन काम तो कुत्ते भी नहीं करते उसके जैसे। हरिराम चुप रहता, लेकिन दिल में आग लगी रहती। रुकमा भी चिंतित रहती। वो साइमन को प्यार से समझाती, बेटा थोड़ा घर का काम कर लिया करो, तुम्हारे बाप की उम्र हो गई है। लेकिन साइमन सिर्फ मुस्कुराता और बाहर निकल जाता। एक दिन हद हो गई। साइमन फिर देर रात घर लौटा था। जेब खाली, आंखें लाल, कपड़े शराब की बू से महक रहे थे। उसने दोस्तों के साथ पास के कस्बे में जुआ खेला था और सारे पैसे हार आया था। हरिराम रात भर जागता रहा था। जब साइमन ने दरवाजा खटखटाया, हरिराम ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। लेकिन जैसे ही साइमन अंदर घुसा, हरिराम का गुस्सा फट पड़ा। उसने साइमन को 2 जोरदार थप्पड़ मारे। साइमन चौंका, लेकिन कुछ कहता इससे पहले हरिराम ने आंगन में रखी एक पुरानी जंग लगी तलवार उठाई और बोले, बस बहुत हुआ, अब और नहीं सह सकता तेरी ये नालायकी। जा बादशाह की फौज में भर्ती हो जा, वहां कम से कम कुछ अनुशासन सीखेगा। अब तेरी ये आवारागर्दी मैं नहीं झेल सकता। साइमन ने विरोध करने की कोशिश की। अब्बा मैं बदल जाऊंगा, मुझे एक मौका और दो। लेकिन हरिराम नहीं माने। उन्होंने साइमन को घर से बाहर धकेल दिया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। अंदर से रुकमा की रोने की आवाज आई, लेकिन वो कुछ कर न सकी। साइमन रात भर गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहा। ठंडी हवा चल रही थी, सितारे चमक रहे थे। उसने सोचा, अब क्या करेगा। गुस्सा था, दुख भी था, लेकिन उसका घमंड अभी भी बाकी था। सुबह हुई तो वो बिना किसी को बताए दारुल हुकूमत की ओर चल पड़ा। दारुल हुकूमत एक विशाल शहर था। ऊंची दीवारें, चमचमाते महल, बाजारों में रौनक, हर तरफ सिपाही।
साइमन वहां पहुंचा तो थका हारा था। उसने बादशाह की फौज में उन सिपाहियों की टुकड़ी में भर्ती होने का फैसला किया जो आसपास के इलाकों में कश्त लगाते थे। भर्ती आसान थी, जवान था, तंदुरुस्त था, तलवार चलाना भी आता था। उसे एक पुरानी बैरक में जगह मिली। वहां उसका साथी बना गुलाब खां, एक बूढ़ा सिपाही जिसकी उम्र 50 के पार थी। गुलाब खां की आंखें हमेशा पैसों पर टिकी रहती थीं। वो लालची था, चालाक था। साइमन की आदतें नहीं बदलीं। वो दिन भर शिकायत करता, यहाँ तो कोई मज़ा नहीं, हमारे गांव में कितना अच्छा था, माँ के हाथ का खाना, बाप की कमाई, आराम। गुलाब खां चालाकी से मुस्कुराता और एक दिन बोला, अगर तेरा बाप इतना अमीर है तो उसे खत लिख, कहना कि बादशाह ने तुझे अफसर बना दिया है, दोस्तों को बड़ी दावत देनी है, पैसों की सख्त जरूरत है। साइमन को बात जम गई। उसने एक लंबा चौड़ा खत लिखा, झूठ से भरा। हरिराम को खत मिला तो उसका कलेजा खुशी से फूल गया। उसे लगा उसका बेटा सचमुच बड़ा आदमी बन गया है। उसने अपनी सारी जमा पूंजी में से अच्छी खासी रकम भेज दी। साइमन ने वे पैसे चंद दिनों में उड़ा दिए। दावतें, शराब, जुआ, फिर पहले जैसे दिन। लेकिन अब उसे तरीका आ गया था। उसने दूसरा खत लिखा, अब कोतवाल का नायक बन गया हूं। फिर तीसरा, अब कोतवाल बन गया हूं। हर बार हरिराम ने और ज्यादा पैसे भेजे। चौथा खत आया, अब वजीर बन गया हूं। इस बार तो हरिराम और रुकमा दोनों खुशी से पागल हो गए। हरिराम ने सोचा, अब तो अपने बेटे को देखना जाना चाहिए। दोनों पति पत्नी एक पुरानी गाड़ी में सवार होकर दारुल हुकूमत पहुंचे। ठीक उसी दिन बादशाह का भव्य जुलूस निकल रहा था। सड़कें लोगों से खचाखच भरी थीं, तोपें गरजीं, ढोल नगाड़े बजे, बैंड की धुनें हवा में गूंजीं, सिपाहियों की चमचमाती कतारें, फिर घोड़ों पर सवार दरबारी अमीर उमरा। हरिराम और रुकमा एक कोने में खड़े सब देख रहे थे। हरिराम की नजर वजीरों पर गई। उसका बेटा कहीं नहीं था। पास खड़े एक सिपाही से पूछा, क्या वजीर आजम साइमन इस जुलूस में नहीं है? सिपाही जोर से हंसा, वजीर आजम? अरे कोई साइमन नाम का वजीर तो है ही नहीं। हाँ, एक सिपाही है, महल के बाहर पहरा देता है। हरिराम का खून खौल उठा। वो रुकमा का हाथ पकड़े सीधा कोतवाल के पास पहुंचा और पूरी कहानी सुना दी। कोतवाल ने तुरंत साइमन को बुलवाया और उसके बाप के हवाले कर दिया। हरिराम ने उसे बाहर निकाला, हाथ पांव बांधे, गाड़ी के पीछे लाद दिया। रास्ते में रुकमा ने समझाया, लेकिन हरिराम का गुस्सा कम न हुआ। गुलाब खां ने मौका देखकर रस्सियां काट दी और साइमन को भागने में मदद की। साइमन जंगल के घने रास्तों पर भागा। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। पैरों में छाले पड़ गए थे, पेट भूख से चूर था, लेकिन वो रुका नहीं। गुलाब खां की आखिरी बात उसके कानों में गूंज रही थी, अब यहां रहना ठीक नहीं, किसी दूसरे मुल्क चला जा। 3 दिन और 3 रात वो बिना रुके चलता रहा। कभी जंगल के पेड़ों के नीचे सोया, कभी नदी का ठंडा पानी पिया, कभी जंगली फल खाए। चौथे दिन वो एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। वहां उसने एक सराय में रात गुजारी। सराय वाले ने उसे देखकर पूछा, कहां से आया है जवान? चेहरा उदास, कपड़े फटे हुए। साइमन ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ कहा, रास्ता भटक गया हूं। लेकिन उस रात जब वो अकेला पड़ा था, तब उसके अंदर कुछ टूटा। उसे अपने अब तक के जीवन की सारी गलतियां याद आईं। बाप की बात ना मानना, झूठ बोलना, पैसों को उड़ाना। पहली बार उसे लगा कि वो सचमुच गलत राह पर था। आंखों में आंसू आ गए। उसने ठान लिया, अब बदलना है, अब कुछ ऐसा करना है कि दुनिया उसे याद रखे। अगले कई महीनों तक साइमन भटकता रहा। वो एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाता। रास्ते में उसने कई तरह के लोग देखे, मेहनतकश किसान, चालाक व्यापारी, बहादुर सिपाही और कुछ संगीतकार भी। एक दिन वो एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां एक बूढ़ा फकीर रहता था। उस फकीर का नाम था बाबा नूरुद्दीन। बाबा दिन भर बांसुरी बजाता और लोग दूर दूर से उसकी धुन सुनने आते। साइमन ने बाबा को बांसुरी बजाते देखा तो उसका दिल ललचा गया। उसने बाबा के पैर छुए और बोला, बाबा, मुझे भी ये कला सिखा दो, मैं कुछ करना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो लोग याद रखें। बाबा ने उसे गौर से देखा और बोले, बेटा, बांसुरी बजाना आसान नहीं, इसमें दिल चाहिए, धैर्य चाहिए और मेहनत। तू तैयार है? साइमन ने कहा, हाँ बाबा, अब मैं तैयार हूं। फिर शुरू हुआ साइमन का नया जीवन।
बाबा ने उसे सुबह सवेरे उठाया, जंगल में ले जाकर बांसुरी की बारीकियां सिखाईं। पहले सिर्फ सांस का नियंत्रण, फिर स्वर, फिर राग। साइमन दिन रात मेहनत करता, हाथों में छाले पड़ जाते, होंठ फट जाते, लेकिन वो नहीं रुका। 6 महीने बाद जब वो बांसुरी बजाता तो जंगल के पक्षी भी चुप होकर सुनते। गांव के लोग कहते, ये लड़का तो जादूगर है, उसकी धुन सुनकर दिल खुश हो जाता है, दर्द भूल जाता है। बाबा ने एक दिन कहा, अब तू तैयार है, जा दुनिया को अपनी धुन सुनाने। लेकिन याद रख, संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये दिलों को जोड़ने का जरिया है। साइमन ने बाबा को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। अब उसके अंदर एक नई हिम्मत थी, एक नया विश्वास। चलते चलते कई महीने और बीत गए। साइमन अब एक कुशल बांसुरी वादक बन चुका था। वो जहां जाता लोग उसकी धुन सुनकर झूम उठते। एक दिन वो एक ऊंचे पहाड़ के पास पहुंचा। दूर से ही उसे चोटी पर एक पुराना महल दिखाई दिया, टूटा फूटा, उजाड़, डरावना। उसके ठीक नीचे एक नया महल चांदी की तरह चमक रहा था, सुंदर, भव्य, चारों तरफ बाग बगीचे। साइमन एक चाय की दुकान पर रुका और वहां के मालिक से पूछा, ये ऊपर वाला महल इतना वीरान क्यों है और नीचे वाला इतना खूबसूरत? चाय वाले ने आंखें नीची करके कहा, भाई, उस ऊपर वाले महल की कहानी बहुत डरावनी है। वहां एक जालिम बादशाह रहता था, नाम था शाह जहांगीर। उसने प्रजा पर इतने अत्याचार किए, इतनी दौलत लूटी कि मरने के बाद उसकी रूह भूत बनकर वहीं बस गई। कोई भी ऊपर जाता है, वापस नहीं आता। इसलिए वर्तमान बादशाह ने ऊपर वाला महल तोड़ दिया और नीचे नया महल बनवाया। साइमन ने और पूछा, और नीचे वाला महल? चाय वाला मुस्कुराया, नीचे बादशाह सुल्तान अहमद रहते हैं, उनके साथ उनकी इकलौती बेटी शहजादी सोफिया। अरे भाई, सोफिया की खूबसूरती की मिसाल नहीं। कहते हैं वो कोई आसमानी हूर है जो धरती पर उतर आई हो। नीली आंखें, सुनहरे बाल, चांद सा चेहरा। कई मुल्कों के शहजादे उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन बादशाह ने एक कठोर शर्त रखी है। क्या शर्त? जो ऊपर वाले भूत को भगा देगा और उसकी लूटी हुई दौलत निकाल लाएगा, उसी से सोफिया की शादी होगी। कई बहादुर शहजादे गए, कोई लौटकर नहीं आया। अब कोई जाने को तैयार नहीं। शहजादी अपनी किस्मत पर रोती रहती है, बादशाह दुखी रहता है, लेकिन दरबारियों के दबाव में शर्त बदल नहीं सकता। ये कहानी सुनकर साइमन के दिल में आग लग गई। उसे लगा यही वो मौका है, अब तक के सारे सपने एक साथ पूरे करने का अवसर। उसने ठान लिया वो ये कर दिखाएगा। जान जा सकती थी, लेकिन अब वो डरने वाला नहीं था। उसने रात शहर में एक सराय में गुजारी। अगली सुबह वो नीचे वाले महल के सामने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और बांसुरी बजाने लगा। धुन ऐसी थी कि हवा भी थम सी गई, पक्षी रुक गए, फूल खिल उठे। शहजादी सोफिया उस दिन बाग में टहल रही थी। उसे बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई दी। उसका दिल खुश हो उठा। कई दिनों से वो उदास थी। वो बादशाह के पास गई और बोली, अब्बा, उस नौजवान को महल में नौकर रख लीजिए। जब भी उदास होंगी उसकी बांसुरी सुन लूंगी। बादशाह सुल्तान अहमद अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बेटी की खुशी के लिए मान लिया। सोफिया खुद बाहर आई और साइमन से बोली, क्या तुम महल में आ सकते हो? साइमन ने उसे देखा तो उसकी सांसें थम सी गईं। सोफिया सचमुच परी जैसी थी। नीली आंखें जो समंदर जैसे गहरे थे, सुनहरे बाल जो धूप में चमकते थे, चेहरा इतना नूरानी कि चांद भी शर्मा जाए। वो चुपचाप उठा और उसके पीछे महल में चल पड़ा। महल के अंदर का नज़ारा अद्भुत था। संगमरमर की दीवारें, सोने के काम, फव्वारे, फूलों की खुशबू। बादशाह सुल्तान अहमद अपने सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने साइमन को गौर से देखा और बोले, आज से तुम दरबारी संगीतकार हो। मेरी बेटी जब उदास हो उसका मन बहलाना, और जब तक कोई ऊपर वाले भूत को ना भगाए तुम्हें सोफिया का ख्याल रखना है। साइमन ने साहस से कहा, हुजूर, मैं खुद ही उस भूत को भगाना चाहता हूँ, मुझे मौका दीजिए।